गुड मॉर्निंग क्लास 7। चलिए सभी बच्चे अपने हिंदी ग्रामर की बुक्स ओपन करिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण, तो इसे ओपन कर लीजिए सभी बच्चे। देखिए सबसे पहले विषय सूची देखेंगे। हमारा हाफ सिलेबस स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमने आपको बताया था 9 to 16 चैप्टर आएंगे। हमने आपको 2 चैप्टर्स आपके करा दिए हैं, क्रिया और एक वाच्य, ठीक है, पार्ट 8 में और 9 में। आज अब हम कराएंगे आपको 11 चैप्टर पार्ट 10 में। पार्ट 10 रहेगा आपका और चैप्टर 11 अविकारी शब्द। तो सबसे पहले ओपन करिए चैप्टर 11। ये आपका चैप्टर 11 है, पार्ट है आपका 10 अविकारी शब्द इंडिक्लिनेबल 11 चैप्टर, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब हमें क्या करना है, तो ध्यान से पढ़ना है। संभव आज वहाँ पड़ेगा, हिम्मी और रुचि बहनें हैं, मैं पिताजी के साथ हरिद्वार जाऊंगा, राम भी हमारे साथ चल रहा है, अरे वाह मारा गया, अरे वह मारा गया। तो यहाँ आज वहाँ और साथ भी, अरे इस पर ब्लू लाइन है, ये क्यों है देखिए। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द आज वहाँ और साथ भी तथा अरे अव्यय हैं। इन शब्दों का रूप नहीं बदलता, अर्थात इन पर लिंग वचन कारक काल आदि के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ये अविकारी शब्द भी कहे जाते हैं। कौन से शब्द कहे जाते हैं? अविकारी, जो मैंने आपको चैप्टर में बता रही हूँ। अव्यय के भेद, काइंड्स ऑफ इंडिक्लिनेबल। देखिए अव्यय को मुख्य 4 भागों में बांटा जा सकता है, क्रिया विशेषण, संबोधबोधक, समुचित बोधक, विस्मय बोधक। फर्स्ट है आपका क्रिया विशेषण, एडवर्ब। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं और उनके अर्थ की सीमित करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कह रहे हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, उनके अर्थ को सीमित करते उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हम लोग आज प्रदर्शनी देखने जाएंगे। चोर बहुत रोया, बार बार गिड़गिड़ाया, लेकिन राजा पर कोई असर न हुआ। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? उपयुक्त वाक्य में आज, बहुत, बार बार, तेज, यहाँ क्रमश देखना, रोना, गिड़गिड़ाना, दौड़ना, करना क्रियाओं की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। ये क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। क्रिया विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि को बताते हैं, किसकी? क्रिया के होने की रीति को बता दिए, रीतिवाचक क्रिया कहलाते हैं। जैसे निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गाय जोर जोर से बोल रही है, आप इधर कैसे आए? राधा मंद मंद मुस्कुरा रही है, तुम्हारी घड़ी तेज चल रही है, मैं घर नहीं जाऊंगा। ये आपके क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। देखिए उपयुक्त वाक्यों में जोर जोर, कैसे, मंद मंद, तेज पद किसी न किसी क्रिया की होने की रीति या विधि बता रहे हैं। दूसरे वाक्य में प्रश्न तथा 5वें वाक्य में निषेध है। प्रश्नवाचक कैसे और निषेधवाचक नहीं अथवा मत भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत माने गए हैं, इन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण देखिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जो शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस से ही पता चलेगा, स्थान से, कि जो शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराएंगे उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहीं बैठकर काम करो, मधुरिमा इधर इधर मत जाओ, आप यहाँ क्या कर रहे थे? धर्म की सर्वत्र विजय होती है। उपयुक्त वाक्यों में यहीं, इधर उधर, यहाँ, सर्वत्र क्रिया के स्थान का बोध करा रहे हैं, ऐसे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। कालवाचक देखिए अब, एडवर्ब ऑफ टाइम। जो शब्द क्रिया के काल या समय का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हरीश कल अवश्य आएगा, आज पिताजी दोपहर की गाड़ी से आने वाले हैं। क्या बताते हैं? समय का बोध कराते हैं। तुम बनारस कब जाओगे? कब? सदैव सत्य बोलना चाहिए। तो इससे क्या होता है? समय का बोध कराना होता है, तो इसे हम बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। उपयुक्त वाक्य में कल, दोपहर, कब और सदैव
शब्द समय का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जो शब्द क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कम बोलिए, क्वांटिटी बताना होता है, परिमाण। अधिक उपजाऊ, उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुत होता है, आप कितनी ही कहें पुलिस नहीं मानेगी। उपयुक्त वाक्यों में कम, अधिक, बहुत और कितना शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक शब्द है। ठीक है, अब है आपका संबंध बोधक अव्यय, पोस्ट पोजिशन पार्टिकल्स। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्रिकेट के बाद हॉकी खेली गई, वे चिड़ियाघर की ओर अभी गई हैं, अमरूद की अपेक्षा सेब अधिकारी गुणकारी है, मेरे विरुद्ध न्यायालय कुछ नहीं कर सकता, सतीश विद्यालय से दूर पहुंच गया था, हमारे विद्यालय के आगे शिवजी का भव्य मंदिर है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिकेट, चिड़ियाघर, अमरूद, मेरे, विद्यालय संज्ञा या सर्वनाम पद है तथा इनके बाद क्रमश रंगीन छपे शब्द के बाद की ओर की अपेक्षा विरुद्ध से दूर के आगे संबंध बताते हैं, इन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि संबंध बोधक अव्यय हैं जिनसे पहले किसी न किसी परसक की अपेक्षा की जाती है। नोट, संबंध बोधक अव्ययों से पहले के, से, की आदि परसक आते हैं जो संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं। अब देखिए क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक के रूप से में कुछ अव्यय दिए हुए हैं, क्रिया विशेषण के रूप में, संबंध बोधक के रूप में। अव्यय देखिए पहले, मैं पहले पहुंचा। अब संबंध बोधक के रूप में देखिए मैं, मुझसे पहले राम आया था। ऊपर, ऊपर चले जाओ, मेज के ऊपर पुस्तक रखी हैं। आगे बढ़ो, लक्ष्मण के आगे सीता थी। नीचे, नीचे बैठ जाओ, वृक्ष के नीचे पशु बंधे हैं। पीछे, वह पीछे रह गया, घर के पीछे चोर छिपा था। ठीक है, ये अव्यय क्रिया विशेषण के रूप में, संबंध बोधक के रूप में थे। अब आपके है समुचित बोधक अव्यय कंजक्शन। जो अव्यय पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुचित बोधक अव्यय कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जो लोग सत्य बोलते हैं संसार में उनका आदर होता है, कॉमा लगा दिया। खेले तो जो लगा है आपका खेल लो और खाना खाओ, और दो क्या हुआ, दोनों उसने जोड़ दिया। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाओगे। प्रेमचंद और कड़ीश्वर रेणु हमारे साहित्यकार थे। अध्यापक ने कहा कि आज कोई भी छात्र नहीं जाएगा। उपयुक्त वाक्यों में जो और यदि तथा जो उपयुक्तों को तथा और वे किसी शब्द को वाक्य को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं, यानी कंजक्शन कहते हैं। समुच्चयबोधक अव्यय के दो मुख्य भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चयबोधक, व्याधिकरण समुच्चयबोधक, यानी अब देखिए आपका समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय पहले पढ़ते हैं। जो अव्यय दो या दो से अधिक समान पदबंधों तथा उपवाक्यों को जोड़ता है समानाधिकरण समुच्चयबोधक कहलाता है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अन्ना ने भरपूर परिश्रम किया किंतु सब बेकार गया। तो क्या करा, इस किंतु ने आपके दो सेंटेंस को जोड़ दिया। तुमने या तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारी पुस्तक चुराई, तुमने या तुम्हारी, दो हो गए ये। अब आगे देखिए, मेरा गृह कार्य नहीं हुआ इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलने जाऊंगा। ना तुम ना तुम्हारा भाई ही इस कार्य को कर सकता है। राजन दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद तथा सभाई की। उपयुक्त वाक्यों में किंतु या इसलिए, ना और तथा दो समान पदों या उपकरणों को परस्पर जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इन्हें समानाधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अव्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहते, देखिए जो अव्यय किसी वाक्य के एक या अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें अव्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यद्यपि राजन एक अच्छा लड़का है तथापि उसे कोई पसंद नहीं करता।
अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी का दिन था। वह इतना गरीब है कि कपड़े भी नहीं बनवा सकता। मुरलीधरन घर चला गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। उपरी वाक्य में तथ भी, की तथा क्यों की दो प्रकार के उपवाक्यों में जोड़ रहे हैं, इनमें जिनमें से कोई उपवाक्य है तथा इस दूसरा आश्रित उपवाक्य है तथा ये व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है। विस्मयबोधक अव्यय देखिए, जो अव्यय शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि तीव्र मनोभाव को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयबोधक अव्यय कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे, हे प्रभु ये क्या हो गया, बाप रे कितना बड़ा सांप, अरे तुम इतने बड़े हो गए, वाह कितना सुंदर शॉट। उपयोग वाक्य में हे प्रभु, बाप रे, अरे तथा वाह विस्मयबोधक अव्यय हैं। इनके बाद विस्मयबोधक चिन्ह लगता है। ऐसे अव्यय विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि तीव्र मनोभाव व्यक्त करते हैं। विस्मय में देखिए काश, ओहो, हरे राम, अरे राम, प्रभु आदि। हर्ष में आहा, आ, वाह वाह, जय, शाबाश, धन्य धन्य आदि। शोक का देखिए हाय, ओह, आ, हा, दया, रे, बाप रे, त्राही त्राही। अब घृणा करते हैं जब छी छी छी, थिक, दूर, अरे हट आदि। ये आपके विस्मयबोधक अव्यय हैं। जिन शब्दों पर काल, लिंग, वचन, कारक व स्थान का प्रभाव नहीं पड़ता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय या अविकारी शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। अब यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। पार्ट हमारा चल रहा है, देखिए पार्ट है हमारा 10, चैप्टर 11। पार्ट चल रहा है हमारा 10, चैप्टर है हमारा 11। देखिए अब लिखने की बारी, देखते हैं। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। जो सही है उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। अविकारी शब्द ये दोनों कोई नहीं, तो वो कहलाते हैं हमारे अविकारी शब्द। सेकंड ऑप्शन पे ही राइट करेंगे। अब हमारा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या कारक। ये आपके आएंगे क्रिया विशेषण। अरे तुम इतने बड़े हो गए, उदाहरण है समुचितबोधक, संबंधबोधक, विस्मयबोधक, क्रिया विशेषण। ये है हमारा विस्मयबोधक। ठीक है, यहाँ हमारा सेकंड ऑप्शन पे, यहाँ पर भी सेकंड ऑप्शन पे, यहाँ थर्ड ऑप्शन पर। सही विकल्प पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान लगाइए। जो सही है आपका उस पर सही और जो गलत है उस पर रॉन्ग का निशान लगाना है। काश, ओहो, हरे राम विस्मयबोधक अव्यय है, राइट कर दीजिए। पिताजी आज शाम को आएंगे, विस्मयबोधक अव्यय है, रॉन्ग, इसे रॉन्ग कर दीजिए। कम बोलिए, परिणाम सूचक अव्यय है, राइट। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, स्थानवाचक अव्यय है, राइट। फर्स्ट में राइट है, सेकंड में रॉन्ग है, थर्ड में राइट है, फोर्थ में भी रॉन्ग है, राइट है। ठीक है, अब आपका 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गुरु जी ने कहा कि कल रविवार है, लिखेंगे कि राधा आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि उसके मेहमान आए थे। उत्तर प्रदेश में गेहूं बहुत होता है, तो यहाँ लिखेंगे बहुत होता है। हे प्रभु बाढ़ से बचाओ, तो हे प्रभु, ठीक है, इस तरीके से लिखना है आपको। देखिए इस तरीके से बनाएंगे। अब आपके हैं क्वेश्चन आंसर हम आपको कॉपी पर कराएंगे, यानी प्रश्न उत्तर आपके। तो कॉपी खोलिए सभी बच्चे अपनी, ये आपकी कॉपी है हिंदी ग्रामर की, तो इसे ओपन कर लीजिए। पार्ट 10 है हमारा। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसे ओपन करेंगे। चैप्टर है हमारा 11। चैप्टर का नाम है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। ठीक है,
जहाँ आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए तो उसे ओपन कर लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये लिखेंगे निम्नलिखित तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अव्यय से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अव्यय से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण सहित ठीक है। तो उत्तर रहेगा हमारा, देखिए आंसर लिखेंगे आपको दिया हुआ है यहाँ पर, जिन शब्दों पर काल, लिंग, वचन, कारक, स्थान का प्रभाव नहीं पड़ता वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना। कहाँ तक लिखना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे फर्स्ट आंसर। और उदाहरण लिखने हैं आपके, तो उदाहरण आप यहाँ से लिख लेंगे अपना, ये वाले 1 2, ठीक है। ये उदाहरण करके आप लिख लेंगे। पेज नंबर मैं शो कर देती हूँ आपको, जहाँ मैं पेज नंबर शो कर रही हूँ वहीं से आपको आंसर लिखना है। पहले आप लिखेंगे पेज नंबर 60 से, पेज नंबर 60 से आपको ये लेना है, ठीक है। पेज नंबर 60 से आप लिखेंगे ये आंसर, और पहले 60 से लिखेंगे, उसके बाद 57 से लिखेंगे, ये दोनों एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये पहले 60 से फिर लिखेंगे 57 से, तो मैं 57 लिख देती हूँ बाद में। अब आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हुए? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, अब आपका उत्तर रहेगा, देखिए जहाँ आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहीं देखेंगे। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं और उनके अर्थ को सीमित करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम लोग आज प्रदर्शनी देखने जाएंगे, घोड़ा तेज दौड़ता है। ये आपका दूसरा आंसर है। पहले लेकर आपको यहाँ से यहाँ तक करना है, फिर इसके एग्जाम्पल लिखने हैं दोनों, ये और ये, ठीक है। पेज नंबर रहेगा आपका 57, पेज नंबर 57, ठीक है। अब आपका दूसरा आंसर आपको यहाँ लिखना है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है आपका, कालवाचक क्रिया विशेषण से आपका क्या आशय है? कालवाचक, ये लिखा हुआ है, कालवाचक क्रिया विशेषण से क्या आशय
है। ठीक है, क्या आशय है से आपका क्या आशय है, से आपका क्या आशय। अगर आप चाहें बुक से ही लिख सकते हैं क्वेश्चन, अगर मेरी आपको राइटिंग समझ में नहीं आए तो आप बुक से भी लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कालवाचक क्रियाविशेषण से आप क्या आशय, से आपका क्या आशय है। तो आंसर लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे पूरा यहाँ तक, ये आपका 3 आंसर है। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है। ये हो गया आपका। जो शब्द क्रिया के काल या समय का बोध कराते हैं कालवाचक क्रियाविशेषण कहलाते हैं। पेज नंबर रहेगा आपका पेज नंबर 58। ठीक है, पेज नंबर 58 से आप आंसर लिख लेंगे, पेज नंबर 58। ठीक है, अब आपका रहेगा, देखिए अब है हमारा स्थानवाचक। ये हमारा आपको क्वेश्चन कट कर रहे हैं। ठीक है, स्थानवाचक है, आपको क्या बताना है, इसमें अंतर बताना है। 4 क्वेश्चन मैं कट कर रही हूँ। ठीक है, लेंदी हो जाएगा। अब है आपका समुचित बोधक अव्यय से क्या तात्पर्य है, इसके भेद लिखिए। ठीक है, हम ये लिखेंगे आपका बड़ा क्वेश्चन। थर्ड हमने कट कर दी, 4th हमने कट कर दिया है। 5 हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। समुचित बोधक अव्यय समुचित बोधक अव्यय से क्या तात्पर्य है, से क्या तात्पर्य है। ठीक है, और इसके भेद लिखिए, इसके भेद लिखिए। ठीक है, अब हमारा उत्तर रहेगा समुचित बोधक अव्यय से क्या तात्पर्य है, इसके भेद लिखिए। अब आपका आंसर देखिए यहाँ है, यहाँ से लिखेंगे जो अव्यय पदों, यहाँ से लिखेंगे जो अव्यय पदों, पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुचित बोधक अव्यय कहते हैं। ये आपका है 5। ठीक है, 4 हमने कटवा दिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। अब इसके भेद, इसके कितने 2 भेद होते हैं। ये लिखवाया समुचित बोधक अव्यय के मुख्य 2 भेद होते हैं, यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है 5 आंसर में, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। समुचित बोधक अव्यय के 2 मुख्य भेद होते हैं, समानाधिकरण समुचित बोधक, व्यक्तिकरण समुचित बोधक। ठीक है, ये आपका 5। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। पेज नंबर रहेगा आपका 59, पेज नंबर रहेगा 59। तो पेज नंबर 59 में शो कर देती हूँ यहाँ पर, पेज नंबर 59। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, समानाधिकरण तथा व्याधिकरण समुचित बोधक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम ये भी आंसर आपका कट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन बहुत हो गए हैं और चैप्टर में भी आपका काफ़ी क्वेश्चन है, तो मैं इस क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में से 4 क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, 1 2 3 मैंने 1 2 3 आपके क्वेश्चन कराए हैं और एक 4 क्वेश्चन कराया है। देखिए मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको पार्ट 10 लिखना है, चैप्टर 11 अभिकारी शब्द। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अव्यय से आप क्या समझते हैं उदाहरण सहित लिखिए। तो पेज नंबर 60 से लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे पेज नंबर 57 पे। ठीक है, क्रिया विशेषण से किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। या आपको आंसर पेज नंबर 57 पर मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है कालवाचक क्रिया विशेषण से आपका क्या आशय है। तो पेज नंबर 58 पर आपको ये आंसर मिलेगा। अब आपको समुचित बोधक अव्यय से आप
का क्या तात्पर्य है, इसके भेद लिखिए। तो पेज नंबर 59 पर आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका पार्ट 10 के क्वेश्चन आंसर हो गए। 1, 2, 3 एंड 5 क्वेश्चन कराया है मैंने। ठीक है, 2 क्वेश्चन कट कराए हैं, 4 एंड 6। सारी एक्सरसाइज आपको बुक पर ही रखनी है। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी पर करने हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा बता देती हूँ। आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक रहेगा पेज नंबर 60 पर। उसके बाद आपको पेज नंबर 57 से इसके उदाहरण लिखने हैं, ये और एक ये। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ से यहाँ तक, पर इसको दोनों उदाहरण आपको लिखने हैं। ठीक है, पेज नंबर 57 पर है आपका सेकेंड आंसर। फिर आपका थर्ड है, थर्ड आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ये आपका है पेज नंबर 58 पर। और आपको मैंने कोई आंसर 5 है आपका यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पेज नंबर 59 पर। सबसे पहले आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे जो बुक पर रखनी है आपको, कर उसकी कॉपी पर क्वेश्चन आंसर करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, यहाँ आपका पार्ट 10 कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चे अच्छे से वीडियो देखेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।